दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। कई समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सीएम धामी मिले। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से अतिरिक्त बिजली की मांग की। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। चारधाम यात्रा में टोकन व्यवस्था लागू। एक घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे टोकन। 4 घंटे के लिए टोकन होगा मान्य। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बिरला पुल से वाल्मीकि चौक तक का रोड चौड़ीकरण का किया निरीक्षण। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ली जानकारी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। खटीमा में ग्रामीण ने तहसील कार्यालय में रोड बनाए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। ग्रामीणों ने सड़क बनाए जाने की मांग की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के गौरव कीर्ति चक्र से सम्मानित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी से भेंट की। इस दौरान शिष्टाचार भेंट की। इस बीच सीएम धामी ने उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि दिल्ली दौरा हुआ सीएम धामी का। ये तस्वीर आप देखिए जब सीएम धामी दिल्ली दौरे पर आए। इस बीच सीएम धामी ने दिल्ली में उत्तराखंड के गौरव कीर्ति चक्र से सम्मानित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भेंट की, उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। सीएम धामी ने उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस बीच यहाँ पर तमाम नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है सीएम धामी का। और उत्तराखंड के विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई विषयों को लेकर बातचीत भी हुई तमाम नेताओं से। और इस बीच ये कार्यक्रम था। दिल्ली दौरे पर जब पहुंचे सीएम धामी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से उन्होंने मुलाकात की और इस बीच दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने कई समसामयिक विषय ऐसे हैं जिस पर चर्चा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों एक दूसरे को शिष्टाचार उन्होंने भेंट किया। कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की गई। और आपको बता दें कि राज्य की विद्युत मांग और साथ ही उपलब्धता में साल 2023-24 के दौरान औसतन 400 मेगावाट का अंतर होने की संभावना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के निर्माण में विलंब हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य को मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध भी किया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। नई दिल्ली में विशेष मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 तक 300 मेगावाट बिजली देने पर आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि केंद्रीय दल उत्तराखंड में बिजली की मांग और जरूरत का अध्ययन कर एक कार्य योजना तैयार करेगा। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी जोरों से चल रही हैं और जिसके लिए पुलिस प्रशासन समेत मंत्रियों की तरफ से बैठक भी की जा रही है। वहीं इस बार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थी यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद दर्शन के लिए टोकन जारी करेगा। ये टोकन एक घंटे के स्लॉट पर दिए जाएंगे।
जो 4 घंटे के लिए मान्य होगा और 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। पहले तीर्थ यात्री बस और पैदल चलकर धाम में पहुंचते थे। समय की बचत के लिए तुरंत लाइन में लग जाते थे। इससे कई तीर्थ यात्रियों की परेशानी उन्हें होती थी और सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को होती थी। दर्शन के लिए कई घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आता था और दर्शन के लिए मंदिर परिसर में टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग कई साल से हो रही थी। अब इसे धरातल पर लाने के लिए पर्यटन विकास परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर पर्यटन विकास परिषद की ओर से ये टोकन दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, आसानी से वो दर्शन कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इसकी वजह से लोग सही से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस बीच इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और 4 घंटे के लिए टोकन मान्य होगा। आपको बता दें कि ये फैसला लिया गया है तीर्थ यात्रियों के लिए और 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को बिरला पुल से वाल्मीकि चौक तक का रोड चौड़ीकरण की दृष्टि से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी पहलुओं पर विचार करते हुए बिरला पुल से लेकर वाल्मीकि चौक तक के रोड चौड़ीकरण की डिजाइन तैयार करना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पहले ही यहां पर निर्देश दिए थे और इस क्रम में बिरला पुल के दोनों और विकसित हो रहे पार्कों का भी जायजा लिया और साथ ही बताया कि इनका निर्माण 1 सप्ताह में हो जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार विश्व में धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है और साथ ही यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालुओं उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में श्रद्धालु हरिद्वार से अपने मस्तिष्क में अच्छी छवि लेकर जाएं, यही हमारा निरंतर प्रयास है। वहीं निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। को डिजाइन बनाने के लिए कहा है। मुख्य जो दशहरा पुल पर आपने देखा होगा कि यहाँ काफी वाहनों की पार्किंग उसको रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत 2 पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और काम अपने इस समय के हिसाब से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों का मेन फोकस रहेगा इस सड़क का चौड़ीकरण। उसके लिए आज हमारी पूरी टीम आई हुई है और इनको हमने भी निर्देश दे दिए हैं कि इसका पूरा डिजाइन तैयार करें और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसको पूरी एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसको आगे टेक अप करेंगे। सर, शंकराचार्य चौक पे एक इनिशिएटिव आपने लिया और एक भव्य अच्छा पार्क निकल के सामने आया। अब कितने दिनों का ये लक्ष्य रखा गया है इनके लिए? ये 1 सप्ताह में हो जाएगा। ये यहाँ का जो पार्क है वो 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। सर, पॉन्ड टैक्सी को लेकर कवायद शुरू हो गई है, क्या फायदा होने वाला है? क्या बात है? देखिए, ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है और बनेगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो पब्लिक को मिलेगा ही मिलेगा। लोगों का आवागमन सुगम होगा, बिना किसी बाधा के होगा और ट्रांजेक्शन होता है वो भी कम होगा। उसके फायदे बहुत हैं। पहले उसकी कुछ आगे बढ़ने दिया जाए तब उसके बाद सर, सहारा लैंड को लेकर जो है आपकी तरफ द्वारा जो रोक, अब उस पर किस तरह का आगे प्रोग्रेस है सर? क्या उसमें हमारी तरफ से जो आदेश हुआ था करीब फरोख्त बंद कर दी गई है। बाकी मैंने इसमें सारी वस्तुस्थिति से शासन को सूचित कर दिया है और शासन का जो भी निर्देश होगा उसके हिसाब से कर देंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के खटीमा में ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में रोड बनाए जाने की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं बनने से ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और आपको बता दें कि भूड़ महुलिया के पास अभी तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय निवासियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। बारिश में रोड की हालत दयनीय हो जाती है। इसमें स्कूली बच्चे अक्सर गड्ढों में गिर जाते हैं, उन्हें चोट आती है और साथ ही 2 पहिया वाहन भी बारिश में गिर जाते हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने एसडीएम से रोड बनाए जाने की मांग की है। 6 साल हो गए, सारी पूरी खटीमा की रोडें बन चुकी हैं, बस एक भूड़ की रोड नहीं बन रही है। ना तो प्रेम सिंह राणा ने बना के दी, ना गोपाल सिंह राणा ने बना के दी। विधायक निधि तो आती होगी, हमारा आता है नगर पालिका में, प्रधान है वो सोया पड़ा है, बेचारे सब पानी में से निकल रहे हैं।
अब बरसात आने वाली है, इतनी स्कूल जाने के लिए बच्चे कि पॉलिटेक्निक में जो हमारी रोड जा रही है उसकी हालत बड़ी ख़राब है। इसमें पहले जिला योजना से कुछ 30 मीटर करीब स्वीकृत हुई थी, उसके अलावा यहाँ पर कोई अभी इसमें कोई कार्य। उत्तराखंड के मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मसूरी देहरादून मार्ग स्थित मसूरी झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस एसडीआरएम को सूचना दी गई, जिसके बाद यहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, खाई में से घायल लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अच्छा, ये लेट आया भाई, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक जाइलो गाड़ी जो है हनुमान मंदिर के पास खाई में गिर गई थी। इस तत्काल हम पुलिस कर्मचारीगण और आईटीबीपी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस सबको सूचित किया गया और सभी लोग मौके पर आए और सभी घायलों का मौके पर रेस्क्यू किया गया। इनको कहाँ भेजा गया है सर अभी? ये कभी सिविल अस्पताल में मसूरी भेजा गया है। पूरे उसमें 7 व्यक्ति थे, जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा था। वजह क्या मानी जा रही है सर? अभी जांच चल रही होगी कि? अभी इसमें जांच चल रही है, अभी वजह कुछ के कारणों की जांच होगी कि अभी बताया नहीं जा सकता। भाई, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक जाइलो गाड़ी जो है हनुमान मंदिर के पास खाई में गिर गई थी। इस तत्काल हम पुलिस कर्मचारीगण और आईटीबीपी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस सबको सूचित किया गया और सभी लोग मौके पर आए और सभी घायलों का मौके पर रेस्क्यू किया गया। इनको कहाँ भेजा गया है सर अभी? ये कभी सिविल अस्पताल में मसूरी भेजा गया है। पूरे उसमें 7 व्यक्ति थे, जिसमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा था। वजह क्या मानी जा रही है सर? अभी जांच चल रही होगी कि? अभी इसमें जांच चल रही है, अभी वजह कुछ के कारणों की जांच होगी कि अभी बताया नहीं जा सकता। मैं उस समय घर पे था, तो जैसे यहाँ पे एक गाड़ी नीचे गिरी तो हमारे जो भट्टा गांव के निवासी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने तत्काल आईटीबीपी और पुलिस को फ़ोन किया और जैसे ही गांव वाले यहाँ पहुँचे तो इसमें 5 लोग थे, एक छोटा सा बच्चा और 2 महिलाएं और 2 पुरुष। तो जो जिनको कम चोटें थी उनको गाँव वाले ऊपर निकाल चुके थे, परंतु 2 महिलाएँ ऐसी थी जिनको थोड़ा ज़्यादा चोट थी, जो हिल नहीं पा रही थी, उनको निकालना संभव नहीं था। तो हमने जब तक आईटीबीपी नहीं आई तब तक उसका इंतज़ार करा और उसके बाद आईटीबीपी और पुलिस के सहयोग से मैंने बाहर निकाला। तो कभी भी इस तरह की स्थिति रहती तो हमारे क्षेत्रवासी हमेशा तैयार रहते हैं, वो तत्काल किसी चीज़ का इंतज़ार ना करते हुए वो तुरंत पहुंचते हैं और हमेशा इस प्रकार की मदद लोगों की करते हैं। इसमें मैं आईटीबीपी का भी धन्यवाद करूँगा, मसूरी पुलिस का भी, कि उन्होंने इक्विपमेंट दिए और ताकि हम सबकी जान बचा पाएँ। क्या वजह मानते हैं? देखिए, रफ्तार ही मेन वजह थी। जब हम नीचे उतरे तो एक बंदा उस टाइम बोल रहा था साथी सहयोगी को कि मैं काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था कि आप हल्के चलो, और मेन वजह रफ्तारी थी। फरीदाबाद के लोग बताए जा रहे हैं जो 2-3 दिन पहले मसूरी घूमने के लिए आए थे, शायद 2 दिन ये देहरादून में रुके, आज उनका मसूरी घूमने का प्लान था। हमें फ़ोन द्वारा सूचना मिली थी कि गाड़ी जो एक लाइट व्हीकल है नीचे झील के पास गिरा हुआ है। जनरली क्या होता है कि ऐसे केसेस में आईटी के पास एक क्यूआरटी, जिसे क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं हम लोग, वो हमारे पास मौजूद रहती है। उसमें हमारे पास माउंटेनियरिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो रॉक के एक्सपर्ट होते हैं, वो हमारे पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए आईटीबीपी जनरली कहीं पर भी देश में किसी भी जहाँ पर भी तैनात है, बिल्कुल एट द मोमेंट रेडी रहती है। आज भी वही हुआ, तो हमारे रोप और इक्विपमेंट लेके पहुंचे। बाद में हमें स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने भी बहुत हेल्प किया और स्थानीय जनता का भी इसमें बहुत योगदान रहा। इसका अंजाम ये हुआ कि सबको सुरक्षित निकाला गया। अभी तक कैजुअलिटी की कोई भी ऐसी हमें सूचना नहीं मिली है, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्टीप थी खाई तो काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि भारी थे सारे लोग। टेरेन बहुत टफ था, स्लो बहुत, एंगल जो स्लोप है बहुत ज़्यादा है। इसमें हमें रोप के द्वारा, नोटेड रोप जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा पकड़ के हमको नीचे जाना पड़ा और फिर स्ट्रेचर के द्वारा हमको उनको सेफ्टी के से ऊपर लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे लिए। उसको हम सेफ्टी से ऊपर लेके लाया, सबको हम सुरक्षित ऊपर ले आए। स्लोप एक ऑब्स्टिकल था, बट हमने उसको ओवरकम कर लिया। हमारे यहाँ जो भी पता लगा, आधे घंटे पहले भट्टा में एक कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें हमारे पास 4 मेल आए थे, 2 फीमेल आए और 1 छोटा बच्चा था, जिसमें से 1 मेल और 1 फीमेल, 1 मेल और 1 बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। बाकी कुछ मेल जो घायल हैं उनके नाम है नरेश जैन, ज्ञात जैन, इनको रेफ़र किया गया है। और एक महिला हैं मेघा जैन, इनके सर में चोट है जो गंभीर है, इनको भी रेफ़र किया गया है। और बाकी कमल जो हैं और सुधा जैन ये स्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि सब ये फ़र्रुखाबाद के रहने वाले हैं, कायमगंज के, तो ये इकट्ठा ही रहना चाहते हैं
तो हमने फिर इन सबको एक साथ दून मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया हुआ है। और दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सयाना साहब से मैंने बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उचित उपचार होगा उनका। बढ़ते आगे, मसूरी में शिफनकोट से बेघर लोगों को विस्थापित करने को लेकर एसडीएम मसूरी की तरफ से मसूरी नगरपालिका परिषद के अधिकारी और मसूरी भाजपा मंडल के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गई। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी को 3 अप्रैल तक शिफनकोट के 84 बेघर परिवारों को आवास बनाए जाने को लेकर जमीन को चिन्हित कर MOU साइन करने के निर्देश दिए। मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसडीएम नंदन कुमार ने नगरपालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी से शिफनकोट के बाहर बेघर लोगों के लिए आवास बनाए जाने के लिए जमीन को लेकर जानकारी ली। वहीं 3 अप्रैल तक जमीन चिन्हित कर बोर्ड बैठक में पास कराकर निर्देश दिए, जिससे शिफनकोट के 84 बेघर परिवारों की आवास बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि 23 मार्च को मसूरी नगरपालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मसूरी में शिफनकोट के लोगों को दी जाने वाली जमीन के बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा और साथ ही प्रस्ताव बोर्ड में पास होने के बाद हंस फाउंडेशन से MOU साइन कर दिया जाएगा। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने कहा कि शिफनकोट से बेघर लोगों के लिए आवास बनाए जाने को लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित है। उन्होंने बताया कि उनके तरफ से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को जल्द बोर्ड बैठक आयोजित कर शिफनकोट के लोगों के लिए आवास बनाए जाने वाले आवास को लेकर जमीन उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को पास कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिफनकोट से जो विस्थापित परिवार हैं उनको निवास स्थान प्रदान करने के लिए जो पहले एक बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो नगर पालिका की जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये साहब ने ये कहा है कि उसमें हंस फाउंडेशन के लिए जो है प्रपोजल का वो जो प्रस्ताव बनेगा उसमें ये बातें आएंगी और फिर वो उस हिसाब से जो अगले मंथ जो है 1 अप्रैल में एक दोबारा से बैठक होगी नगर पालिका और फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के बीच में और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वार्ता चल रही है उनके साथ और उनको यही कहा गया है कि जो उनकी समस्याएं हैं उसके बारे में जो है प्रशासन गंभीर है और लगातार जो है हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के साथ जो है हम लोग बात कर रहे हैं और उसी क्रम में आज की बैठक भी हुई थी और जल्द ही जो है उनके जो लैंड है जो जहाँ पे उनके लिए नए घर बनाए जाने हैं तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको जो है जल्दी ही उसको कार्रवाई की जाएगी और इसी क्रम में हम उनसे बात भी कर रहे हैं। उद्देश्य ये था कि शिफनकोट से जो विस्थापित परिवार हैं उनको निवास स्थान प्रदान करने के लिए जो पहले एक बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें हमने अपने ये मार्च लास्ट का टाइम दिया है जिसमें हमें फॉरेस्ट से और 200 स्थान से एनओसी लेनी है और बाकी हमारी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होना है। मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे और प्रस्ताव अपना हम सूची वेरीफाई हो रखी है, सूची पहले से ही वेरीफाई हो रखी है। नगर पालिका ने डिले नहीं करा, नगर पालिका ने तो पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया था और प्रस्ताव जो बोर्ड ने पास करा था उसमें ये कह रहा था कि नगर पालिका लैंड देगी और उस पर सरकार कंस्ट्रक्शन करवाएगी या उसके लिए बजट उपलब्ध करवाएगी, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया, बजट मिल नहीं पाया, इसलिए इसमें डिले हुआ। अब हंस फाउंडेशन अपने उसको बना रहा है तो इसमें अब डिले की संभावना बहुत। उत्तराखंड के पौड़ी में जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी ने NIC कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य रूप से सड़कों को ठीक करने पर बातचीत की गई और साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। और आपको बता दें कि जनपद में मुख्यमंत्री की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा के बाद भी संबंधित विभाग अभी तक जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। कहा कि लोक निर्माण विभाग को 6 मार्च तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके ठोस कार्य योजना तैयार नहीं हो पाई है। DM डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष 480 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 137 किलोमीटर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हुए हैं। DM ने समीक्षा बैठक कर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं और सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले इन सड़कों पर 100% गड्ढा मुक्त होना अनिवार्य है और साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनरेबल सीएम सर की प्राथमिकताओं में पैसले सड़कें हैं या गड्ढा मुक्त सड़कें दिया जाना है। उसी क्रम में ऐसी पीडब्ल्यूडी और डिफरेंट एक्सीएम्स और एसडीएम्स के साथ में बैठक की गई और इसमें उन सड़कों को जिन पे त्वरित गति से कार्रवाई की जानी है उनका चयन भी किया गया और लगभग 480 किलोमीटर के टारगेट में से 137 किलोमीटर के टारगेट को जो अचीव किया गया तो उसकी भी मॉनिटरिंग की गई। उत्तराखंड के लालकुआं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपुरी गोलगेट के बीच पटरी पार कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांतिपुरी गोलगेट के बीच पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति सेंचुरी पेपर मिल में ठेका कर्मी बताया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है और जिस पर प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं रामनगर पहुंची। बता दें कि आज से रामनगर के कानिया ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट में अलग अलग जिलों के महिला प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं और साथ ही सीएम धामी राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं और ऐसे में ये प्रतियोगिता काफ़ी अहम है, जिसमें हर जगह से आए महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इस बार 8 टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई हैं और रामनगर में महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से महिलाएं रामनगर पहुंची। रामनगर के कनिया ग्राउंड में 3 दिवसीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़ है और बता दें कि टूर्नामेंट में अलग अलग ज़िलों की महिला प्रतिभागी हैं वो भाग ले रही हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार तत्पर हैं और ये पूरी कोशिश लगातार की जा रही है और सीएम धामी राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर मलेशियन के 16 लोगों की टीम WWF टीम के साथ आज रामनगर वन विभाग में पहुंची और आपको बता दें कि मलेशियन डेलीगेट्स यहां पर ये देखने आए हैं कि किस तरह से यहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जाता है और किस तरह यहां का वास स्थल है और किस तरह का रामनगर वन विभाग की तरफ से बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। उनका मकसद है कि ये सभी चीज़ें देखकर वो उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करें ताकि वे अपने देश में जाकर ये मानक अपनाकर अपने यहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न को कैट में स्थान दिला सकें। उत्तराखंड में वन तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि जो भी सामने आ रहा है उस पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और ऐसे एक मामला रामनगर से सामने आया जहां 100 से भी ज्यादा वन तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और यूकेलिप्टस से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर फरार हो गए। बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर रेंज के वन कर्मियों पर वन तस्करों ने हमला किया, सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और साथ ही इस हमले में वन विभाग का वाहन चालक घायल हो गया। बता दें कि रामनगर रेंज के ज्वालापुर वन क्षेत्र में वन निगम की तरफ से जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटा जा रहा है। वहीं वन कर्मियों को मुखबिर की सूचना पर ज्वाला वन क्षेत्र से वन निगम की तरफ से काटे जा रहे यूकेलिप्टस की लकड़ी के लौत को निकटवर्ती वन क्षेत्र ग्राम इट्टोवा स्थित ताल पर माल पड़े होने की भी सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर वन विभाग की रामनगर रेंजर की टीम सहित अन्य सहयोगी स्टाफ ने देर रात छापा मारा। इस दौरान वन विभाग की टीम ने यूकेलिप्टस की लकड़ी से भरी ट्रॉली को बरामद किया। इस बीच वन तस्करों ने वन विभाग पर हमला कर दिया। इस दौरान कई वनकर्मी घायल हो गए। आरोपी वन तस्कर यूकेलिप्टस की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम से जबरन छीनकर अपने साथ ले गए और फरार हो गए। वहीं रामनगर रेंजर देवेंद्र रजवार ने बताया कि हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ बाजपुर थाने में शिकायत की गई। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।
शाम रात्रि के टाइम पर सूचना आई कि वहाँ ज्वालावन बनिगम का जो लॉट है हमारा, उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स लेके पहुँचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटवा तक पहुँचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमियों की संख्या में औरतें और आदमी आ गए और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए ज़बरदस्ती, जिसकी प्राथमिकी जो है वन निगम द्वारा बाजपुर कोतवाली में दर्ज कर दी गई है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के माध्यम से 4 सितंबर 2022 को 19वें रोडवेज डिपो के रूप में अस्तित्व में आए बागेश्वर रोडवेज डिपो आश्वासनों के सहारे चल रहा है। आलम यह है कि परिवहन विभाग की तरफ से बागेश्वर डिपो के लिए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ डिपो से पुरानी बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जो लंबी रूट पर चलने में सक्षम नहीं है। बागेश्वर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों की कमी है और जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नया रोडवेज डिपो बनने के बाद भी एक भी नई रोडवेज बस बागेश्वर डिपो के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे कि जो यात्री दूर की यात्रा करते हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कि यात्रियों को सफ़र करने में काफ़ी परेशानी होती है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग ब्लॉक के 23 गांवों की पेयजल की पूर्ति के लिए 27.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पंपिंग योजना में मानकों के विपरीत हो रहे कार्यों की शिकायत पर तहसील कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां तहसीलदार ने मौके पर जाकर पंपिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और जल निगम के अधिकारियों को मानकों के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। बता दें कि कालेश्वर में अलकनंदा नदी से पंपिंग योजना के तहत कर्णप्रयाग ब्लॉक के 23 ग्राम पंचायतों को पेयजल पूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत पंपिंग योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन योजना के बनने से पहले ही ये परियोजना सवालों के घेरे में आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही पंपिंग योजना को नाले के ठीक नीचे बनाया जा रहा है, जिससे बारिश के समय पंपिंग योजना को नुकसान हो सकता है और पंपिंग योजना के तहत किए जा रहे निर्माणाधीन कार्यों में मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर तहसीलदार सुरेंद्र देव ने मौके पर जाकर निर्माणाधीन पंपिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही वहां के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान तहसीलदार ने जल संस्थान के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों के सैंपल भरने के आदेश दिए। कि यहाँ पर जो निर्माणदायी संस्था है उसके द्वारा कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं या फिर उसमें कुछ कमियां हैं, खास करके जो डस्ट मटेरियल लगाने को लेकर के था, तो उसके संबंध में यहाँ पर जो निर्माणदायी संस्था है और जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके डीपीआर के मानक हैं उसी के अनुसार वो निर्माण सामग्री का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ जो निर्माणदायी संस्था है उन्हें कहा गया है कि वो जो इसकी प्रॉपर जो लैब टेस्टिंग है वो भी करवाएं और साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग करें कि वो किसी भी प्रकार से जो संबंधित ठेकेदार हैं उनके द्वारा किसी प्रकार से जो गैर मानकों वाले निर्माण सामग्री है उसका प्रयोग न किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।